हाय एवरीबॉडी। तो आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है और 5-6 लेक्चर्स में ये कवर भी हो जाएगा, बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है इसलिए करा दे रही हूँ। इसके कुछ जो आइसोथर्म्स हैं एड्जॉर्प्शन के, वो सारे आइसोथर्म जैसे कि लैंगम्यूर है, फ्रेंडल्स है, ये सारे आपको कराऊंगी क्योंकि इससे हमारे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, इक्वेशन के बेस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, या तो क्या आइसोथर्म्स मतलब ग्राफ पूछ लेगा इसके बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर से जल्दी से। देखो हम क्या इसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको सब टर्म्स सारे इंट्रोड्यूस कराऊंगी, कौन कौन से टर्म्स की इसमें इंपॉर्टेंस है, उन टर्म्स का मतलब क्या है, फिर उसके बाद आइसोथर्म्स सीधे समझाऊंगी। ठीक है, तो पहले समझो कि एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। एड्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है। एड्जॉर्प्शन जो पहले टर्म्स बता रही हूँ, क्या क्या टर्म्स इसमें यूज होने, सिंपल हमारा एड्जॉर्प्शन क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एड्जॉर्प्शन यूज होगा। एड्जॉर्बेट एक टर्म होती है वो यूज होगी, ठीक। एड्जॉर्बेंट यूज करेंगे, जो टर्म इंपॉर्टेंट भी है जानना, और थ्रू आउट द चैप्टर न्यूमेरिकल में भी ऐसे ही दे रखा होगा, कभी कभी टर्म दे देते हैं ये सब, तो ये टर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है डिसऑर्प्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पहले कभी पढ़ा है तो ये सारे टर्म से पता ही होगा। लेकिन अब देखो हमें अगर किसी को टर्म्स के बारे में नॉलेज है भी तो इसका टर्म्स का जो यूज़ करते हैं वो क्या आइसोथर्म्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होती है, उसमें डायरेक्ट ही कभी आपको दे देगा क्योंकि उसमें डिसऑर्प्शन टर्म का भी यूज़ करते हैं, एड्जॉर्प्शन तो यूज़ होता ही होता है। और जब हम x/m इक्वेशन को देखेंगे तो उसमें एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट की सारी टर्म्स यूज़ होती हैं, इसलिए इन सबको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। डिसऑर्प्शन हो गया, उसके बाद केमिसऑर्प्शन, फिजिसऑर्प्शन अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ धीरे धीरे। एड्जॉर्प्शन देखो पहली बात क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एड्जॉर्प्शन हमारा क्या होता है, एड्जॉर्प्शन तो सिंपल पता ही है। एब्जॉर्प्शन एक टर्म होती है, क्या एब्जॉर्प्शन भी बताती हूँ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि एब्जॉर्प्शन क्या है और एड्जॉर्प्शन क्या है, ठीक है। स्पेलिंग सेम ही है, बस यहाँ पे डी होता है बी की जगह के। एब्जॉर्प्शन से तो हम वाकिफ़ हैं ही। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जैसे हमने क्या, ये चौक ही है, चौक को हम पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, पानी में जब डालोगे तो पूरी तरह से ये चौक क्या करेगी, पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर। तो ये एक तरीके जो हमारा पानी हो गया वो हमारा एड्जॉर्बेंट हो गया, और ये क्या एड्जॉर्बेट हो गया, ये क्या पूरा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जिसको तोड़ के देखेंगे तो देखेंगे कि पानी इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा पानी, मतलब हर जगह इसमें ऐसा नहीं होगा कि सरफेस पे ही सिर्फ पानी मतलब एब्जॉर्ब करेगा, अंदर अब पानी का कोई भी वो नहीं मिलेगा, अंदर भी पानी एब्जॉर्ब करेगा। धीरे धीरे समझाती हूँ। देखो एब्जॉर्प्शन जो होता है, पहले एब्जॉर्प्शन समझो। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसका, सब्सटेंस का। कोई भी सब्सटेंस हमने अगर मिला दिया है, पानी में ही कुछ डाल दो, पानी में क्या डाल दिया तुमने, इसी चौक को पीस के अगर पानी में डाल दोगे तो क्या होगा, उस पानी के अंदर तुम देखो कि यूनिफॉर्मली ये एकदम मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा यूनिफॉर्म होगा। जबकि एड्जॉर्प्शन में क्या देखते हो कि जो मॉलिक्यूल्स होती हैं, जो स्पेशीज होता है, क्या होगा थ्रू आउट द बल्क में नहीं मिलता, वो क्या सिर्फ उसके सरफेस पे ही होगा। जो एड्जॉर्प्शन हमारा ये फिनोमिनन क्या है, सरफेस फिनोमिनन है। एड्जॉर्प्शन कैसा फिनोमिनन है, सरफेस फिनोमिनन। एड्जॉर्प्शन हमारा सरफेस फिनोमिनन है, लिख लो। सिर्फ सरफेस में ही होता है, सरफेस बोल सकते हो या तो इसे एक और टर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस या फिर इंटरफेस, सरफेस या फिर इंटरफेस, ठीक है। सरफेस या फिर कोई भी सॉलिड ले लिया, सॉलिड के ऊपर क्या कर दो कि जैसे कि तुमने ब्रिक है, ईंटे के ऊपर क्या पानी डाल दोगे तो पानी क्या धीरे धीरे अंदर जाएगा, एकदम इकट्ठे पानी डालोगे तो इकट्ठा पानी वो एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा। ब्रिक क्या होता है, सॉलिड है, काफ़ी सॉलिड है, जब तुम पानी उसके ऊपर डालोगे तो उसकी सरफेस पे ही बैठ जाता है, बाद में मल्टीलेयर फॉर्मेशन होता है, वो सब समझाती हूँ, ठीक है। तो ये जो सरफेस होता है, सरफेस फिनोमिनन होता है। इंटरफेस, इसमें क्या होता है, accumulation of molecules या species या substance at the surface of solid,
मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस एट द सरफेस, सिर्फ सरफेस में ही होता है, बल्क में नहीं होगा, ठीक है, सरफेस में होगा। एड्जॉर्बेट का क्या मतलब होता है? अब देखो मैं समझा रही हूँ, जैसे हमने ले लिया ये डस्टर से मैं क्या करती हूँ, रफ करती हूँ तो चौक के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, इसके ऊपर ही यहाँ पे रखे रहते हैं। चौक के पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसके ऊपर ही रखे रहते हैं। तो ये हमारा एड्जॉर्प्शन फिनोमिनन हो गया। लेकिन हमारा डस्टर क्या है, डस्टर के ऊपर जो हमारे चौक के पार्टिकल्स डस्टर के ऊपर रखे, तो जो हमारा डस्टर होता है वो हमारा क्या है, एड्जॉर्बेंट है। डस्टर क्या है, ये क्या है हमारा, मॉलिक्यूल्स या स्पेशीज accumulate on the surface of solid या liquid, on the surface of solid या फिर क्या लिक्विड, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, उसके सरफेस पे ही रहता है, ये हमारा एड्जॉर्बेंट हो जाता है। और एड्जॉर्बेट क्या है, जैसे हमारा चौक, एग्जाम्पल भी आप लिख लो। देखो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि जैसे हम क्या N2H2 या कोई भी हमारी गैस है N2OH2, बेस्ट एग्जाम्पल, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जैसे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो हमारी गैस होती है या फिर हमारी डाइऑक्सीजन जो गैस होती है, अगर हम क्लोज्ड वेसल में उसको ले लेते हैं और उसमें क्या चारकोल भर देते हैं, और हम क्या करते हैं कि वो जो गैस होगी उस चारकोल में उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएगी। ये पता कैसे चलता है, पता ऐसे चलता है कि हम थोड़ी देर बाद जब हम क्या करते हैं, देखते हैं अंदर का जो प्रेशर होता है, क्लोज्ड वेसल के अंदर का प्रेशर वो हमें बहुत कम मिलता है, मतलब डिक्रीज हो चुका होता है। अब गैस जब वहाँ पे ज़्यादा गैस प्रेजेंट होगी तभी वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद हमारा प्रेशर अंदर वेसल का डिक्रीज हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हमारी जो प्रेजेंट गैस थी, जो डाइऑक्सीजन H2Cl2 SO2 कोई भी गैस भर दो उस वेसल के अंदर, वो क्या होती है, धीरे धीरे एड्जॉर्ब कर लेता है चारकोल। तो इससे पता चलता है कि हमारा वहाँ पे एड्जॉर्प्शन फिनोमिनन हो रहा है, ठीक है। एड्जॉर्बेट क्या होता है कि स्पेशीज विच इज अक्यूमुलेटेड या गेट एड्जॉर्ब ऑन दिस सरफेस, ये क्या होती है, स्पेशीज होती है, स्पेशीज कह सकते हो या क्या कहते हो, गैस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, विच रिमेन प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो डिसॉर्प्शन समझाती हूँ क्या होता है। ये अलग था, देखो बना दे रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो डिसॉर्प्शन क्या होता है। अगर हम क्या करते हैं, कोई भी गैस हमारी अगर चारकोल में अगर एड्जॉर्ब हुई है या हमारी चौक इसके ऊपर एड्जॉर्ब हुई है, तो क्या हम इस चौक को डस्टर के ऊपर से हटा भी तो सकते हैं। हम क्या करते हैं, डस्टर को अगर ऐसे ऐसे झाड़ो तो चौक हमारी क्या हट जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है, अब एक हमारी टर्म सॉर्प्शन भी होती है, वो भी अभी समझाऊंगी। एक टर्म होती है सॉर्प्शन। सारी टर्म्स इकट्ठा सारी बता दे रही हूँ ताकि इनका आगे कहीं पे भी यूज़ हो तो आपको पता हो, रिलेट कर सको कि हाँ बताया है, ठीक है। डिसॉर्प्शन का क्या मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ द स्पेशीज और गैस फ्रॉम द एड्जॉर्बेंट। ये क्या एड्जॉर्बेंट है, अगर टेक्निकल टर्म्स की बात करें, क्योंकि एड्जॉर्बेंट आपको बता चुकी हूँ, तो सेपरेशन ऑफ एड्जॉर्बेट फ्रॉम द एड्जॉर्बेंट हमारा हो गया डिसऑर्प्शन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ एड्जॉर्बेट फ्रॉम द एड्जॉर्बेंट। अब किसी को एड्जॉर्बेंट नहीं पता है, इन दोनों टर्म्स को यूज़ करे बिना अगर डिसऑर्प्शन को समझाना है तो ऐसे समझा सकते हो, ये बोलोगे कि सेपरेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या मॉलिकुलर स्पेशीज या फिर सिर्फ स्पेशीज फ्रॉम दी सॉलिड के ऊपर ही हम क्या गैस को एड्जॉर्ब करते हैं, या फ्रॉम द एड्जॉर्बेंट या फ्रॉम द सरफेस के ऊपर ही क्या करते हैं। तो सरफेस भी बोल सकते हो, इंटरफेस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये हमने डिसऑर्प्शन समझा दिया, डिसऑर्प्शन समझ में आ गया। इसके बाद समझते हैं सॉर्प्शन। अब देखो सॉर्प्शन क्या होता है, जहाँ पे
जहाँ पे हमारा एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमिनन हो रहे हो उसे हम कहते हैं सॉर्प्शन। तो अभी तक नहीं पढ़ा होगा या नहीं आपको याद होगा एग्जाम्पल, तो अभी इसका एग्जाम्पल बताती हूँ बहुत अच्छा। एड्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, मतलब एड्जॉर्प्शन भी हो रहा हो और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो ब्रिक वाला अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हम क्या करते हैं कि ब्रिक के ऊपर, अब देखो इसके ऊपर, हाँ ब्रिक या डस्टर ही ले लो। डस्टर हमारा क्या है, अगर हम डस्टर का ये सॉलिड वाला पार्ट हटा देते हैं, सिर्फ यहाँ पे रुई वाला पार्ट देखते हैं, रुई वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्या, अगर हम पानी डालते हैं, अगर ये हमारा एड्जॉर्बेट है, अगर ये एड्जॉर्बेंट है, इसके ऊपर क्या हम वाटर डालते हैं एज एन एड्जॉर्बेट, वाटर को हम एड्जॉर्बेट मान लेते हैं, पानी डालते हैं, तो पानी क्या पहले तो इस रुई के ऊपर रखा रहेगा थोड़ी देर, तो हमारा क्या है एड्जॉर्प्शन होगा, थोड़ी देर रखा रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि पानी हमारा थोड़ी देर, थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे पानी अब धीरे धीरे क्या करने लगेगा, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा थ्रू आउट, जितनी भी जिसकी पूरी रुई है, फिर यहाँ से फैलने लगेगा, यहाँ अपने आप लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाएगा पानी। ठीक है, तो पानी पूरे में अपना चला जाएगा, तो अगर पानी क्या करेगा, पूरे में एड्जॉर्ब हो जाएगा, इस रुई में पूरे में पानी हमारा एड्जॉर्ब हो जाएगा, तो उससे पता चल गया कि हमारा यहाँ पे क्या है, सॉर्प्शन है। जहाँ पे एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमिनन हो रहे हैं उसे हम कहते हैं सॉर्प्शन। अब इसके बाद देखो जो हमारा जो एड्जॉर्प्शन होता है, एड्जॉर्प्शन दो तरीके का होता है। एड्जॉर्प्शन में केमिजॉर्प्शन भी होता है और फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी होता है। केमिजॉर्प्शन और फिजिजिजॉर्प्शन ये हमारे कैसे होते हैं, एड्जॉर्प्शन हमारा देखो दो तरीके से होता है। जब हमारा मोनोलेयर फॉर्मेशन होता है, मोनोलेयर फॉर्मेशन, मोनोलेयर का फॉर्मेशन का क्या मतलब है, अगर हमारा कोई भी हमने स्पेशीज ली या कोई भी मॉलिक्यूल लिया, वो हमने एड्जॉर्बेंट पे डाला, तो हमारा क्या सिर्फ एक ही लेयर बन रही हो, तो उसे कहते हैं मोनोलेयर फॉर्मेशन। और मोनोलेयर फॉर्मेशन में हम क्या देखते हैं, ये हमारा होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन में सिर्फ मोनोलेयर फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या, अभी समझाती हूँ कैसे। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम क्या लेते हैं, चारकोल ले लिया हमने, चारकोल के ऊपर H2 गैस को हमने क्या कराया, एड्जॉर्ब कराया। यहाँ पे क्या H2 गैस है, अब H2 गैस है हमारी, हमने क्या इसको एक वेसल के अंदर ले लिया, क्या क्लोज्ड वेसल, एकदम हमारी क्लोज वेसल है, हमने गैस भर दिया और चारकोल भर दिया। अब क्या H2 क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ पे आएगा, सरफेस में आके बैठेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, इस सरफेस से बॉन्ड बना लेता है, और जो इसके पास जो दूसरी हाइड्रोजन होती है वो क्या करता है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पे क्या टूट जाता है, और ये इसके साथ भी बॉन्ड बना लेता है। सिमिलरली ऐसे होता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड, ये बॉन्ड तोड़ देता है, जो हाइड्रोजन ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड इससे बना लेता है। तो क्या हाइड्रोजन चारकोल पे क्या हो जाती है, एड्जॉर्ब हो जाती है इस प्रोसेस के थ्रू। अब यहाँ पे क्या है, वो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये जो बॉन्ड होता है हमारा, ये हमारे वैन डर वाल बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, वैन डर वाल, ये वैन डर वाल नहीं होते, आयनिक बॉन्ड्स। क्या होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, आयनिक बॉन्ड। और यहाँ पे चारकोल की जगह हम क्या ले सकते हैं, कार्बन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, बेड्स ऑफ कार्बन ले सकते हैं। कार्बन की एक लेयर रख दी, उसके बाद हमारे के चार जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएगी। ये आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसमें। तो सिर्फ एक ही लेयर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, यहीं पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो अंदर तो फिर एड्जॉर्ब होगा ही नहीं, यहाँ पे हमारा बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड हमारा टूट जाता है, इसके साथ भी ये बॉन्ड बना लेता है, तो ऐसे हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ये मोनोलेयर फॉर्मेशन होगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन, या हम इसे कह सकते हैं केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन, ठीक है, टर्म से कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही टर्म है, दोनों एक ही है, एक ही मतलब है दोनों का। अब यहाँ पे देखते हैं जब मल्टीलेयर फॉर्मेशन होता है, मल्टीलेयर फॉर्मेशन, मल्टीलेयर फॉर्मेशन कैसे होगा कि हमने गैस डाली और चारकोल डाल दिया, गैस क्या होगी, थ्रू आउट द चारकोल अंदर पूरा क्या एड्जॉर्ब कर ले,
थ्रू आउट मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन क्या होगी, अगर जैसे कि यहाँ पे हमारी एक लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा अगर बॉन्ड बनता है दूसरी लेयर में भी एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो अब जो हमने स्पेशीज डाली है, जो सब्सटेंस डाला, ये जो मॉलिक्यूल डाला, उसका हम यहाँ पे भी उसके पार्टिकल्स यहाँ पे भी दिख जाएंगे, सेकेंड लेयर में भी दिख जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं मल्टी लेयर फॉर्मेशन। अब मल्टी लेयर फॉर्मेशन क्या होता है, फिजियोसॉर्प्शन होता है। ये फिजियोसॉर्प्शन या फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिर बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब देखो मल्टी लेयर फॉर्मेशन में देख लिया, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब देखो फिजिकल एड्जॉर्प्शन का जो आइसोथर्म होता है वो मेनली हम देखते हैं फ्रंटल आइसोथर्म में, इसको देखेंगे। और मोनोलेयर या केमिकल एड्जॉर्प्शन हमें मिलता है, इसका एग्जाम्पल, इसका जो आइसोथर्म का एग्जाम्पल है वो है हमारा लैंगम्यूर। और इसका अगर बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं ना, फिजिकल एड्जॉर्प्शन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है बीईटी आइसोथर्म। बीईटी आइसोथर्म इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इसमें सिर्फ फिजिकल एड्जॉर्प्शन ही होता है। और लैंगम्यूर होता है हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन, लैंगम्यूर आइसोथर्म। ठीक है, इसे लिख लो। तो आज वाले मैं आपको बताती हूँ लैंगम्यूर आइसोथर्म, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बताती हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में आपको फ्रेंडल्स आइसोथर्म बताऊंगी। लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म डिस्कस करना है। तो लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हम किस लिए पढ़ते हैं, देखो इसके अभी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म निकालेंगे उसकी इक्वेशन डिफरेंट होगी। कभी भी अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पूछा जाएगा उसके इक्वेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो दोनों बताती हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं पहले लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एक तरीके का एड्जॉर्प्शन, हमारा पहली बात कोई एक सिंपल ऐसा प्रोसेस तो नहीं है कि सिर्फ एड्जॉर्प्शन ही हो रहा है, किसी मॉलिक्यूल में एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और एड्जॉर्प्शन भी हमारा फिजियोसॉर्प्शन हो रहा है, केमिसॉर्प्शन हो रहा है। तो ये एक तरह से ये कैसा है, डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अभी आपको मैंने इसमें एक बात बताई है कि जो लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ते हैं, ये पहली बात तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मोनोटॉमिक गैसेस के लिए। मोनोटॉमिक गैसेस के लिए इक्वेशन डिराइव कर दूंगी, उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा पॉलीएटॉमिक के लिए। तो देखो पहली बात तो ये हमारा कैसा है, डायनामिक प्रोसेस है। क्या डायनामिक प्रोसेस है, एड्जॉर्प्शन। ये तो क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है। अब लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को प्रूव करने के लिए हमें एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों टर्म पता होना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन होते हैं, दोनों हम क्या रखते हैं, इसमें बराबर रखते हैं। इस स्टेप को पहले ही लिखा रही हूँ क्योंकि ये हमारा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है, इसी के थ्रू हम इक्वेशन निकाल पाएंगे। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इक्वल होता है रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के, ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसमें एक पॉइंट ये देखो, पहला पॉइंट ये है कि देखो अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा प्रेशर है गैस का, हम इसमें क्या कर रहे हैं, गैस को एड्जॉर्ब करा रहे हैं सरफेस में, सॉलिड के सरफेस पे। तो पीए क्या हो गया, प्रेशर हो गया जो हमने गैस को यूज़ किया है। अब अगर हमारे गैस मॉलिक्यूल को किसी भी सरफेस में एड्जॉर्ब करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस सॉलिड में कुछ वैकेंट साइड्स होंगी, तभी हमारी गैस क्या होगी, एड्जॉर्ब हो पाएगी। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी सारी जो साइड्स होंगी वो हमारी क्या ऑक्यूपाई हो जाएंगी, कुछ साइड्स जो होंगी वो हमारी क्या वैकेंट ही रहेंगी, कुछ साइड्स वैकेंट ही रहेंगी, कुछ साइड्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगी। तो हम ऑक्यूपाइड साइड्स को हम किससे डिनोट करते हैं, ऑक्यूपाइड साइड्स को हम थीटा से डिनोट करते हैं, ऑक्यूपाइड साइड्स को थीटा से डिनोट करेंगे। और जो साइड्स हमारी ऑक्यूपाइड नहीं रहेंगी, मतलब वैकेंट साइड्स को हम 1 माइनस थीटा से डिनोट करेंगे। ऑक्यूपाइड को थीटा से, वैकेंट मतलब जो हमारी बच गई पूरी को हमने क्या 1 मान लिया, उसमें से जो हमारी ऑक्यूपाइड थी
उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारी क्या वैकेंट साइड्स आ जाएंगी। वैकेंट साइड्स निकालने का क्या मेथड है, ऑक्यूपाइड साइड को माइनस कर देंगे तो वैकेंट हमारी आ जाएंगी। ठीक है, तो 1 माइनस थीटा हो गई। अब इसमें 1 माइनस थीटा को क्या करेंगे, हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। n से क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे एक से ज़्यादा साइड हो सकती है ना, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस थीटा को भी n से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइड्स। यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइड्स, नंबर ऑफ वैकेंट साइड्स, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद डिराइव करते हैं। अब देखो सीधा डिराइव करेंगे। डिराइव करने के लिए क्या लिख सकते हैं, देखो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन के लिए लिखेंगे। पहली बात तो इसमें छोटी सी एक इक्वेशन होती है, ए हमारा क्या है, ए प्लस एम इज इक्वल्स टू ए एम। अभी बता रही हूँ इसका क्या मतलब है, के ए और के डी। अब इसका मतलब समझो, ए हमारे क्या है, गैस है, एम हमारी क्या है, जो साइड्स हैं। गैस क्या होगी, साइड्स, मतलब साइड्स पे ऑक्यूपाई होगी, तो ए एम हमारी टोटल हो जाएंगी। ठीक है, के क्या है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, और के डी क्या है, रेट ऑफ डिसऑर्प्शन। तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो के ए से हमने लिखा है, तो के हमारा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है। रेट की इक्वेशन हमें पता है कैसे लिखते हैं, अगर हम कहें कि रेट ऑफ हमारा एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर जो हमने अप्लाई किया है। अब देखो गैस तुम्हारी ऐसे ही, तो अगर इतना बड़ा सा को अगर हमने स्पेस ज़्यादा प्रोवाइड कर रखा है, मान लो कि फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस में गैस रख दिया और हमने क्या रख दिया, सॉलिड रख दिया। सॉलिड मतलब चारकोल मान लो, अगर हमने सॉलिड रख दिया तो क्या गैस हमारी डायरेक्ट तो इसके ऊपर एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगी, फ्री सरफेस पे नहीं होगी। अगर हमारा फ्री स्पेस नहीं होगा, हमें क्या कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, या तो उसे क्लोज्ड सरफेस में रख के प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारी गैस एब्जॉर्ब होगी। तो वहाँ पे यहाँ पे हम क्या पीए प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, थीटा इंटू एन। हमारी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, थीटा साइड्स हमारी क्या थी, थीटा हमारा क्या था, ऑक्यूपाइड साइड्स था, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू के ए। के ए क्या है, एड्जॉर्प्शन का। देखो यार कैमरा ऑफ हो गया था तो थोड़ा सा मे भी छूट गया हो, तो मैंने इतना समझाने की कोशिश करी है, समझा दिया था। तो के ए बाई के डी को अब देखते हैं। के जो ये इक्वेशन निकल के आई है, ये इक्वेशन सिर्फ हम मोनो लेयर के लिए लगा सकते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, वो देखो पहले। हाँ, पहले इस इक्वेशन से रिलेटेड दो कंडीशंस हैं कि अगर इसे हम हाई प्रेशर पे लेते हैं, लो प्रेशर पे लेते हैं, तो ये कौन सा ऑर्डर दिखाती है ये रिएक्शन। तो अब यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल्स टू के पी ए, ये क्या है, के हमारा कैपिटल के है यहाँ पे, के पी ए 1 प्लस इंटू के पी ए, ये हमारी इक्वेशन है। अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर हम इसे लो प्रेशर पे देखते हैं, क्या देख रहे हैं, लो प्रेशर पे देखते हैं। लो प्रेशर का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो पी ए है हमारा क्या बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो 1 से इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो थीटा हमारा सिंपल के पी ए के बराबर आ जाएगा। थीटा के पी ए के बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन हमारी कैसे दिखाएगी, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर दिखा रहा है। के हमारा क्या कांस्टेंट है, पी ए हमारा क्या 1 है, मतलब क्या थीटा हमारा पी ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा 1 दिखा रहा है, तो मतलब सिर्फ एक पे ही डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर दिखाता है। अगर यहाँ पे हम इसे देखते हैं, अगर हम हाई प्रेशर पे इसे लेते हैं, हाई प्रेशर पे लेते हैं, तो देखो ये क्या ऑर्डर दिखाएगा। हाई प्रेशर पे खुद से एक बार निकाल के देखो, हाई प्रेशर पे क्या कंडीशन लगेगी। अगर हम यहाँ पे देखो पी ए हमारा क्या है, हाई है, पी ए हाई है, इसका मतलब है कि जो ये वैल्यू आएगी 1 से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, उसके कंपैरिजन में हम 1 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी के पी ए अपॉन इंटू यहाँ पे भी क्या है, के पी ए प्रेजेंट है, 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे इस केस में, और इस केस में क्या होगा, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, के पी ए बाई 1 ही रह जाता है, ये नेग्लेक्ट हो जाता है। तो सेकंड केस देखो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो क्या आ गया, थीटा बराबर 0, मतलब क्या है, ये 0 ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 ऑर्डर, ये 0 ऑर्डर आ रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है। इसके बेसिस में एक आइसोथर्म है, वो देखो,
इसी के बेसिस पे, इस इक्वेशन के बेसिस पे एक आइसोथर्म बनेगा। वो देखो, यहाँ पे थीटा रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे हम पीए प्रेशर रिप्रेजेंट करेंगे। इस इक्वेशन के बेसिस पे हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब इस ग्राफ का ना स्टेप बाय स्टेप सिग्निफिकेंस है। जब इतना हमारा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो ऑर्डर को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ज़ीरो ऑर्डर को। ज़ीरो ऑर्डर मतलब क्या है कि थीटा हमारा किसके बराबर है? ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, जब प्रेशर हमारा क्या हाई प्रेशर है, और ये रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे देखो क्या कांस्टेंट है। यहाँ पे तो अभी हम प्रेशर बढ़ा रहे थे, प्रेशर बढ़ाने का मतलब है कि प्रेशर हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है। ये हमारी वैल्यू जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि प्रेशर को हमने घटा दिया था। प्रेशर घटाने पे हमारा क्या हो रहा था, 1 के कंपैरिजन में हमने के पीए को नेग्लेक्ट कर दिया। वहाँ पे ये ज़ीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। थीटा हमारा क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। थीटा हमारा क्या सिर्फ पीए पे डिपेंड कर रहा था, ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। और ये एंडिंग क्या रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे हमारा क्या है, जो मोनो लेयर हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। मोनो लेयर हमारी कैसी हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद कोई एड्जॉर्प्शन नहीं होगा मोनो लेयर पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये तो ग्राफ हो गया मोनो लेयर के लिए। अगर हम बनाते हैं पॉलीएटॉमिक के लिए ग्राफ बनाना, पॉलीएटॉमिक के लिए इक्वेशन निकालनी है, पॉलीएटॉमिक के लिए हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल्स टू के इंटू पी ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/m। m रिप्रेजेंट किसको करता है, एटॉमिसिटी को, इंटू के पी ए। यहाँ पे भी 1/m। ये इक्वेशन है हमारी पॉलीएटॉमिक के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। m किसको रिप्रेजेंट करता है, नोट्स बना लो अच्छे से। m रिप्रेजेंट करता है एटॉमिसिटी को। अगर यहाँ पे m हम 1 ले लेते हैं, m 1 ले लिया तो ये किसके लिए हो जाएगा, किसके लिए, मोनोएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए हो जाएगा या। ठीक है, अगर m को 2 लेते हैं तो हमारा क्या डायटॉमिक के लिए निकाल सकते हैं। मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए कर रहे हैं ना ये हम, मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, देखो लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पूरा समझा दिया है, ग्राफ भी बता दिया, ग्राफ कैसे बनना है, ग्राफ का सिग्निफिकेंस भी देख लिया कि स्टेप बाय स्टेप क्या कहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है। प्रेशर इंक्रीज करने पे है, ये पॉइंट हमारा तब आता है जब प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होता है। तो पूरा बता दिया है, समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे तो जो मैं नई वीडियोस डालूंगी वो आपको क्या तुरंत पॉपअप हो सकेगी आपकी नोटिफिकेशन पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।